मतलब इट इज अ काइंड ऑफ इनिबिशन जिसमें प्रोडक्ट इनिबिटरी रोल प्ले कर, ठीक है, प्रोडक्ट इनिबिटरी रोल प्ले कर रहा है, इट मीन्स कि वो अपने सिंथेसिस को इनिबिट कर, और उसका कंसंट्रेशन कि वो कितना सिंथेसाइज हो चुका है, दैट विल कॉज अ इनिबिशन इफेक्ट। ऐसा नहीं कि दो चार मॉलिक्यूल बने और वो जाके प्रोसेस को रोक देगा, ठीक है, इस तरीके की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। तो इनिबिशन, फीडबैक इनिबिशन इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि जो कि पता नहीं क्यों आता नहीं है तुम लोगों के, अगर हम कह रहे हैं एलोस्टेरिक साइट बंद है, एलोस्टेरिक साइट पे एंजाइम, एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे प्रोडक्ट बाइंड किया हुआ है और एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, हम ये बोल, तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक्टिव साइट बाइंड है, एलोस्टेरिक पे बाइंड कैसे करें। सुनो फिर से ध्यान से, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्टिव साइट पे जब तक, एक्टिव साइट पे जब तक सबस्ट्रेट बाइंड करा रहेगा तो एलोस्टेरिक साइट क्लोज रहेगा, ठीक है। इट मीन्स कि जब पहला प्रोडक्ट आएगा बाइंड करेगा तो उसको ये साइट फ्री मिलनी चाहिए, साइट ओपन मिलेगी। ये कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा या ये कैसे मेंटेन हो रहा होगा, आना चाहिए ना माइंड में। एक हम बता रहे हैं कि एक ही एंजाइम है, उस एंजाइम के पास दो साइट है, ठीक है, एक हो गया उसका एक्टिव साइट, एक हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया एलोस्टेरिक साइट। जब भी पहला प्रोडक्ट आ रहा है बाइंड कर रहा है तो उसको एक्टिव साइट फ्री होगी, तब तो एलोस्टेरिक साइट का गेट खुला होगा, ठीक है। ये साइट, ये साइट उसको कब ओपन मिलेगी, जबकि एक्टिव साइट क्लोज हो, ठीक है। और ये कब क्लोज हो रही है, जब ये साइट पे बाइंड कर रहा है एलोस्टेरिक, दैट मीन्स कैसे मैकेनिज्म चल रही होगी, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ठीक है, जो मैंने शुरू में आंसर दे दी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब एक लेवल के ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को इस ब्रैकेट के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हायर है, ठीक है, कि वो फीडबैक इनिबिशन कर सकता है, उस टाइम एंजाइम की एक्टिव साइट की जो बॉन्ड होती है वो सबस्ट्रेट को लूजरली अटैच करके रखती है, ठीक है, ये अटैचमेंट लूज हो जाता है अपने आप। जो एनवायरमेंटल फैक्टर है एंजाइम के कि अलग अलग एनवायरमेंट में एंजाइम अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसी तरीके से जैसे प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन एक लेवल के हाई हो जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स जो बीच में इनके बॉन्डिंग बनी हुई है ईएस बॉन्डिंग, वो वीक हो जाता है, ठीक है। और ये जब वीक होगा तो सबस्ट्रेट रिलीज हो जाएगा, ठीक, सबस्ट्रेट रिलीज है तो दोनों साइड ओपन है, एलोस्टेरिक भी ओपन है, एक्टिव साइड भी ओपन। नाउ एलोस्टेरिक पे आगे प्रोडक्ट बाइंड कर जाएगा और एक्टिव साइड को क्लोज कर जाएगा। इज इट क्लियर, नहीं समझ में आया तो कोई मिनट, विजिबल है, ऑनलाइन बच्चा विजिबल है, दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो जरा। हम क्या कह रहे हैं कि एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट उस पे जाके बाइंड करता है। अब तक की बात इतनी हो गई एक्टिव साइट से रिलेटेड, ठीक है। अब नाउ एक क्लास ऑफ एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसके पास दो साइट है, दो फंक्शनल साइट है, वन इज एक्टिव साइट एंड अनदर वन इज एलोस्टेरिक साइट। इज इट क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इस एंजाइम को हम स्ट्रक्चरली डिजाइन कर रहे हैं, ठीक, दो तरीके के ग्रुप्स है इसमें, दोनों फंक्शनल, ठीक, सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और
प्रोडक्ट प्रेजेंट। इनिशियल कौन बाइंड कर सकता है? प्रोडक्ट बनने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना है, तो इनिशियली कौन बाइंड कर रहा है? सबस्ट्रेट। ठीक, अब ये सिंथेसिस चल रही है एस कॉम्प्लेक्स और सारी चीजों के थ्रू, फाइनली आपका प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बाहर आ जा रहा है, फ्री हो जा रहा है एंजाइम। ठीक, अब प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हम कह रहे हैं कि इतना राइज हो चुका है कि वो यहाँ पे इससे ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज टॉक्सिक फॉर द सेल, ये टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। ठीक, तो अब ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ये अपने कंसेंट्रेशन को बढ़ने से रोकेगा। इसने क्या किया, ये मूव करके गया एलोस्टेरिक साइड। ठीक है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट लूजली बाइंड, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की बाइंडिंग लूज हो जाएगी, और जब वहां पे नियर बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हाई होगा, तो सबस्ट्रेट वहां से रिलीज हो जाएगा, और इस केस में अगेन आपकी एक्टिव साइड भी फ्री है, एलोस्टेरिक साइड भी फ्री है, दोनों साइड फ्री है। ठीक, लेकिन अब बाइंड कौन करेगा? प्रोडक्ट बाइंड करेगा, बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच मच हायर देन द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। इज इट क्लियर? प्रोडक्ट के बाइंड करते ही एलोस्टेरिक साइड पे प्रोडक्ट बाइंड किया, तो उसकी फंक्शनल साइड, जो एक्टिव साइट वाली फंक्शनल साइड थी, वो उसका दरवाजा हो गया बंद। अब यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन रुक गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक गया। ठीक है, यहाँ कोई निगेटिव इनिबिटरीज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसी पर्पज से हुआ है। प्रोडक्ट को बनना नहीं रोकना है हमें, एक सर्टेन टाइम के लिए हमने वो प्रोसेस रोक। इज इट क्लियर बेटा? तो प्रोडक्ट बाइंड करके रखा है, तो एक्टिव साइट क्लोज है और ये प्रोसेस रुक गई, इधर प्रोडक्ट यूटिलाइज होता जाए, यूटिलाइज होता जाएगा, तो उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा? लो हो जाएगा। नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर गया। ठीक है, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिक्रीज किया, तो प्रोडक्ट और एलोस्टेरिक साइड की जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। ठीक, पैरेलली आपका सबस्ट्रेट भी किसी चीज का प्रोडक्ट रहा होगा, किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट है, या आपने न्यूट्रिटिव वैल्यू से लिया है, न्यूट्रिशन से लिया है, तो वो वहां पे बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब उस सबस्ट्रेट का फिर से कन्वर्जन स्टार्ट करना है, तो एलोस्टेरिक साइड ने प्रोडक्ट को छोड़ दिया, एलोस्टेरिक साइड से प्रोडक्ट हट गया, एलोस्टेरिक साइड से प्रोडक्ट हट गया। अब दोनों साइड फिर से ओपन है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन हाई है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन हाई है। अब सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर गया एक्टिव साइट में, दरवाजा किसका बंद हो गया? एलोस्टेरिक साइट का। अब कोई प्रोडक्ट वहां पे बाइंड नहीं कर सकता, ये सिंपल रिएक्शन फिर से चलने लगा। दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक मैकेनिज्म अलग चीज है, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज डिफरेंट। जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन और एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी में, जो कि कंटिन्यूअस सिक्रीट नहीं होने चाहिए, तो वो अपना एक इनिबिटरी मैकेनिज्म, फीडबैक इनिबिशन, जैसे हार्मोन के केस में हो, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के थ्रू फीडबैक इनिबिशन करते हैं कि वी आर इन सफिशिएंट अमाउंट, अब हमें और सिक्रेशन की जरूरत नहीं है, शट डाउन द प्रोसेस। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? तो फाइनली ये रिएक्शन आपका कंसेंट्रेशन बेस्ड हो गया, और एज अ रिजल्ट जो एलोस्टेरिक साइट है और एक्टिव साइट है, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज होता जा रहा है, एक्टिविटी उनकी इंटरचेंज हो रही है, जस्ट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। क्लियर? ठीक है बेटा, अब कंसेंट्रेशन पे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन अगर 10 है और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन 50 है, तो किसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होगी, किसकी बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? तो प्रोडक्ट ज्यादा बाइंड करेगा, जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा वो बाइंड करेगा, और एक टाइम में ना एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट दोनों ओपन रह सकती है, लेकिन दोनों पे कोई बाइंड करा रहे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो बाइंड करेगा और सेकेंड चीज को क्लोज कर देगा। तो इसके थ्योरी पे आ जाते हैं, थ्योरी नहीं देखे थे हम लोग। फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेट कर रहा है स्पीड को, और हर एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं होता है, ये ध्यान में रख। तो फीडबैक इनहिबिशन हर केस में नहीं हो रहा,
These are some specific enzyme जो allosteric inhibition करते हैं. Clear? या feedback inhibition कर रहे हैं, allosteric modulation कर. Accumulation of end product causes inhibition in the activity of the first enzyme of the series. पहले जो वो pathway है, multiple step pathway है, उसके first enzyme substrate reaction पे ही उसका inhibition होगा. Is it clear? This inhibition is due to final end product which is totally different in structure from the substrate. तो ये कोई भी आपका competitive inhibitor नहीं हुआ, ना ही ये non competitive inhibitor है, ना ये destroy कर रहा है enzyme को. This is another kind of inhibitor of the enzyme is called as allosteric feedback inhibition, and such enzyme is called allosteric enzyme. एग्जाम्पल, ये पाथवे समझ में आ गया. एग्जाम्पल में देखना है इसके. द एलोस्टेरिक एंजाइम बियर्स टू टाइप ऑफ साइट, एक्टिव एंड एलोस्टेरिक. द एंड प्रोडक्ट्स combines with allosteric site of enzyme and check its catalytic activity. Check its catalytic activity. Catalytic activity कौन कर रहा है, एक्टिव साइट या एलोस्टेरिक साइट? कैटालिटिक एक्टिविटी, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी एक्टिव साइट. ठीक है. चेक इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी. व्हाट इट मींस? एक्टिव साइट को बंद कर दे रहा है, तो उसके कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है. देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, आ सकता है यहाँ से कि एलोस्टेरिक साइट पे प्रोडक्ट आके बाइंड तो कर रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो कैटालिटिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है या बंद कर दे रहा है पूरी तरीके से. इज इट क्लियर? तो एंड प्रोडक्ट कंबाइंड विद द एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम एंड चेक्स इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी. उसको ओपन रखना है, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी चलनी है या नहीं चलनी है, ये सब प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा है. और किस साइड के थ्रू कंट्रोल कर रहा है? एलोस्टेरिक साइड. Due to change in shape of enzyme, so the active site of enzymes become unfit the making complex with its substrate. इसको सिंपली समझने के लिए हमने समझा दिया कि वो डोर ही ओपन क्लोज हो रहा है. ठीक है. इट मीन्स कि वहां कोई ऐसा डोर तो है नहीं, वहां पे स्ट्रक्चरल रोटेशन. ठीक है. जो एक्टिव साइट के वो अमाइनो एसिड जिनका आर ग्रुप फंक्शनल था सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए, वो रोटेट होके इंटरनल सरफेस पे आ गया. ठीक है. उसमें अपना कंफर्मेशन चेंज कर लिया, बाइंडिंग नहीं कर रहा है. इसी को हम बोल रहे हैं कि दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा खुल गया. जनरल डेज के आप इसमें देखो कई सारे एग्जांपल, जैसे घर में खाना बनते हुए देखे होंगे. ठीक है. अगर हम 4 लोग हैं घर में, मम्मी पापा 2 भाई बहन, तो उसमें क्या हो रहा है, मम्मी को पता है कि कितनी रोटियां लगेंगी, कितना अंदाजे से वो बना रही है. लेकिन जस्ट सपोज एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे पार्टी चल रही है, या फिर भी कुछ मेहमान आ गए, कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ गए. उस दिन मम्मी पूड़ियां बनाते वक्त, या घर में कुक है कोई भी है जो कुकिंग कर रहा है, ठीक है, वो पूड़ियां पराठे रोटी बनाते वक्त वेट करेगा कि गरम गरम जाए, हो गई क्या यूज. तो उसी तरीके से उन्होंने एक हॉल्ट ले लिया, एक स्टॉप हुआ है थोड़ी देर के, जब तक सब लोग खा नहीं लेंगे तब तक वो चलती रहेगी मैकेनिक. लेकिन क्योंकि उनको अंदाजा नहीं लग रहा है कि कितनी रोटी कितनी पूरी लगनी है, इसलिए उन्होंने एक टाइम के लिए हॉल्ट कर लिया, थोड़ा सा रुक गए, गरम गरम खिला लिया, फिर देख रहे हैं और कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो. समझ रहे हो? इसी तरीके की ये मैकेनिज्म. अब कुछ एग्जांपल है बेटा. अगेन इस मैकेनिज्म को भी यूज करके ड्रग वगैरह सिंथेसाइज कर सकते हैं, और कुछ नेचुरली इनहिबिटर्स हैं जिसको प्रोड्यूस करते हैं, और ये बैक्टीरिया में मेनली देखा जाता है. द इनहिबिटर्स इस एंड प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलेटेड because इट इज मॉड्यूलेटिंग द एंजाइम. जो रिएक्शन चल रहा है उसको मॉड्यूलेट कर रहा है, कम करना है, ज्यादा करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इनहिबिटर. के साथ साथ हम इसको मॉड्यूलेटर भी कह सकते हैं. The allosteric inhibition is reversible because enzyme को destroy नहीं करना है, इसलिए ये reversible होता है. When the concentration of the end product in the cells falls, it leaves the allosteric site and the activity of allosteric enzyme is restored. जो हम लोग बात कर रहे हैं वही लिखा हुआ है. This type of inhibition can be observed in E. coli. Escherichia coli एक बहुत ही यूजफुल बैक्टीरिया है जिसका आपको बार बार नाम आता रहेगा. एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड. एक आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड है जिसका कंसंट्रेशन आइसोल्यूसिन खुद डिसाइड करता है फीडबैक इनहिबिशन से कि हमको कितना प्रोड्यूस करोगे. क्लियर? और ये अमाइनो एसिड आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली अवेलेबल होते हैं. देखो जब मैंने
प्रोटीन सिंथेसिस का ग्लिम्स बताया, तो मैंने ये नहीं बताया कि अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो। अमाइनो एसिड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। एमआरएनए जो डीएनए की सेक्रेटरी थी वो फाइल लेके आई है, एक इंफॉर्मेशन से उसको कुछ काम करवाना है, और ये इंफॉर्मेशन कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को या किसी चीज को वहां पे, जैसे जैसे सपोज कोई मूवी साइन करनी है तो रिलेटेड सपोर्टिंग कास्ट और हीरो हीरोइन ये सब असाइन करना आप राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टीआरएनए का काम हो। और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो हीरोइन है, कास्टिंग डायरेक्टर वहां से ऑडिशन लेके चूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। हर एक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस का अपना एक दूसरा पाथवे, क्लियर। लेकिन राइबोसोम क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म से उस टीआरएनए के थ्रू उस अमाइनो एसिड को कॉल कर रहा है कि हाँ तुम्हारे लिए ये मूवी आई है, वो पर्टिकुलर हीरो हीरोइन उस मूवी का पार्ट। इज इट क्लियर। इसी तरीके से फिनोमिना चल रहा है। आइसोल्यूसिन एक अमाइनो एसिड है जिसकी सिंथेसिस आइसोल्यूसिन एंड प्रोडक्ट है, और वो खुद कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक इनहिबिशन व्हेन इट हैज बीन फाउंड इन ऑप्टिमम क्वांटिटी। ऑप्टिमम थ्रेशहोल्ड ये सब वो वैल्यू होती है जिसपे ज्यादा फंक्शनैलिटी चलती है, इससे ज्यादा होने पे भी वो कुछ हार्म दे सकता है, मतलब नेसेसरी नहीं है, और इससे कम होने पे भी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो उसको ऑप्टिमम क्वांटिटी या थ्रेशहोल्ड वैल्यू इस तरीके के टर्म। So the end product isolation works as inhibitor at the first stage. Similarly, hexokinase जो कि आपके अगेन ग्लाइकोलिसिस 2 बार आ चुका है चैप्टर में। हेक्सोकाइनेज वो एंजाइम है जो कि काइनेटिक एक्टिविटी करता है। काइनेस मतलब काइनेटिक एक्टिविटी, फास्ट करेगा रिएक्शन को, एनर्जी यूज करेगा, इस तरीके की प्रोसेस होगी। तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होता है। फिर अब यहाँ पे पायरुवेट नहीं एंड प्रोडक्ट, ध्यान देना इस चीज को। इस एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट कौन सा है, और ये सब अपने आप में एक्टिव है, स्टेबल है। इसलिए मैंने बताया कि कई मेटाबॉलिक पाथवे इंटर कनेक्टेड होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दूसरा रोल भी कर सकता है, इसलिए वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है। इस पर्टिकुलर वन स्टेप रिएक्शन के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द एंड प्रोडक्ट। समझ में आ रही मेरी बात। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ये ग्लाइकोलिसिस का एक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक स्टेबल प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे आप ये मुझसे क्वेरी कर सकते हो कि मैम ग्लाइकोलिसिस में जब तुम्हें पूरे स्टेप पता रहेंगे, 10 स्टेप प्रोसेस है, और एंड प्रोडक्ट जो कि आ चुका है पहले भी, कि पायरुविक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो पायरुवेट यहाँ पे नहीं है इनिबिटर, यहाँ पे इस छोटे से रिएक्शन के लिए हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को खुद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनिबिट करता है। इज इट क्लियर बेटा। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना कई पॉइंट से ये एमसीक्यू का पार्ट है। ग्लाइकोलिसिस पूरा आपका इंपॉर्टेंट पाथवे है, मेटाबॉलिक फर्स्ट स्टडीड पाथवे है। इसको कंट्रोल करता है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को खुद कंट्रोल कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, and which inhibits the activity of hexokinase. नाउ राइबोजाइम की बात आ चुकी है, बताया है मैंने, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है कि स्टडी ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्या हुआ, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा, बेसिक लेक्चर में भी पढ़ाया, डीएनए से एमआरएनए का बनना या किसी भी आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इनका बनना हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और सिर्फ एमआरएनए है जो प्रोटीन को फॉर्म कर सकती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल दिया हुआ है, इट मीन्स कि कहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे मैकेनिज्म है ये, इस यहाँ पे। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने के बाद मैकेनिज्म में कोई चेंजेस है। ठीक है, तो राइबोजाइम स्टडी ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, और मैंने भी बताया तुम्हें ये एसएसआरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इट मीन्स की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो चुकी है, डीएनए से आरएनए बन चुका है। ठीक, दैट्स व्हाई अगेन यू कैन रिलेट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल।
Post-transcriptional processing of RNA molecule has led to the most exciting discovery for the existence of some catalytic RNA. RNA के अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी आ गई एंड दिस इज एक अभी बहुत ज्यादा ड्रग डिस्कवरी में राइबोसाइम को फोकस किया जा रहा है. Molecules which have called as RNA enzyme or ribozyme. All enzymes are not protein as confirmed by Keck and Altman. Important question है, important scientist है, क्योंकि मैंने बताया रिसेंटली ड्रग डिस्कवरी जो चल रही है वो राइबोस्विच और राइबोजाइम पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे कैटालिटिक आरएनए हैं जो कि आप टारगेट कर सकते हो और इनसे रेजिस्टेंस अभी पावर फॉर्म नहीं हुई है बैक्टीरिया के अंदर. तो राइबोजाइम्स आर अगेन इंपॉर्टेंट है और इसमें नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला हुआ है और जो भी नोबेल प्राइज वाली इंफॉर्मेशन है उसको हमें स्टार मार्क करके नोट डाउन करनी है. तो केक एंड अल्टमान नोबेल प्राइज इनको केमिस्ट्री में मिला है क्योंकि बायोकेमिकल एनालिसिस कर रहे हैं. was awarded jointly to Sidney Altman and Thomas R. Keck for their discovery of catalytic properties of RNA. राइबोजाइम पे नोट्स बना लोगे, छोटी सी नोट्स बनाओगे, टाइप्स ऑफ राइबोजाइम और जितनी इन्फॉर्मेशन दी है SSRNA होता है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन. ठीक है. अब देखो टाइप्स ऑफ राइबोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और समझ भी नहीं पाओगे तुम लोग, लेकिन बस इतना समझो कि कोई आरएनएस का फॉर्म है उसको चेंज किया गया है. हैमरहेड राइबोजाइम एक तरीके का है जो कि राइबोजाइम फोल्ड आरएनए ऐसा फोल्ड कर रहा है कि हैमर शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है, हैमर हेड राइबोजाइम. ठीक है. हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर आरएनए का, आरएनए फोल्ड कर गया, हेयर पिन लूप वगैरह बनाता है अलग तरीके से. तो देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री आप डीएनए में पढ़ रहे हो ना बेटा, डबल स्टैंडर्ड आपस में बेस पेयर ज्वाइंट किए, उसी तरीके से एक सिंगल स्टैंडर्ड है वो फोल्ड होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि वो लूप बना दे. ठीक है. और आपस में ही बॉन्डिंग करा दे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो दैट इज अगेन वो अब जो लीनियर फॉर्म में फंक्शन कर रहा था वो फंक्शन नहीं हो सकता और वो एडप्टेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक. तो इस तरीके से मैसेज जो है आरएनए पे मैसेज आ रहा है. अगर आरएनए राइबोजाइम क्या है आपके बॉडी में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अगर आपने उसको एज ए ड्रग यूज किया तो आरएनए के ऊपर एमआरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने जा रही है वो ओपन है. आप ऐसे समझो कि जब डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है तो उसका नाइट्रोजनस बेस पेयर इस सीढ़ी के अंदर के साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजनस बेस पेयर पैक्ड है. जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है बेटा जिसमें आपको बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़नी है. पैक्ड है तो अब ये किसी से बाइंड बनाने के लिए फ्री नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन एक आरएनए है तो इसके पास भी ए जी सी यू सब प्रेजेंट है और ये पैक्ड तो हुआ नहीं क्योंकि दूसरा स्ट्रैंड तो है नहीं, तो ये ओपन है. इसके पास प्रोबेबिलिटी है कि ये अपनी बाइंडिंग कर सकता है, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से बाइंडिंग कर सकता है. जिसके पास जैसे ए है तो यू प्रेजेंट होगा. ठीक. तो ये राइबोजाइम क्या है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है. अब ये मैंने तुम्हें बताया ये यहाँ पे बाइंडिंग बना लिया तो यहाँ डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है. फिर ये स्ट्रक्चर ऐसा हेड बना लिया, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड हो गया. लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड के पास नाइट्रोजनस बेस पेयर फ्री है. ठीक. तो ये जो आपका एमआरएनए घूमने आ रहा है साइटोप्लाज्म में लेके इंफॉर्मेशन जाएगा राइबोसोम के पास, उसके साथ ये बाइंड कर गया. अब इसका रास्ता ही बदल गया, मतलब बॉस के ऑफिस से सेक्रेटरी निकली और बीच में ही उसको कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल थी, कुछ लोग लगा के बैठे हुए थे ताकि बस ये आरएनए ये सेक्रेटरी यहाँ से निकले क्योंकि हम बॉस तक तो पहुंच नहीं सकते, न्यूक्लियर एनवलप है वहां पे. तो जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में आएगी तो इट इज इजी कि हम उस पर अटैक कर जाए. ऐसा सीन बहुत मूवीज में आपने देखा हो, जैसे ही कोई निकल रहा है उसको बीच में उड़ा दो. ठीक. वही चीज यहाँ पे क्या हुआ, बेस पेयरिंग करके राइबोजाइम ने एमआरएनए की एक्टिविटी को खत्म किया. इतनी सी बात है, समझ में आई तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो अभी बहुत मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में लंबी जर्नी है, वहां तक क्लियर हो जाएगी. कोई डाउट यहाँ पे? नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम. बहुत सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ाते पढ़ाते बता चुके हैं और यहाँ पे इस पोर्शन में एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है. एंजाइम आपको स्पेसिफिक एंजाइम जहां जहां फिजियोलॉजी में आएंगे वहां वहां कवर हो जाएंगे, लेकिन कैटेगरी कि एंजाइम वर्क कैसे कर, ठीक है, एंजाइम फंक्शन कैसे कर, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन, एंजाइम का नेम इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट, लेकिन एंजाइम की कैटेगरी इज डिपेंडेंट ऑन
विच टाइप ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर एंजाइम परफॉर्म। ठीक है, एक एंजाइम किस तरीके का केमिकल रिएक्शन कर रहा है। अब इसमें केमिकल रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए हाइड्रोलिसिस क्या होती है, डिहाइड्रोलिसिस क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन क्या होता है, आइसोमेराइजेशन क्या होता है। ये सब अगर अभी पढ़ाया नहीं गया तो सब केमिस्ट्री में आएगा और सब पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। क्लियर, बहुत सी चीजें जो सब पढ़े होंगे। तो उसी तरीके के रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा एंजाइम, तभी तो सबस्ट्रेट के अंदर चेंज कर रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि देयर इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग, वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको एक एंजाइम करा रहा है। तो एंजाइम की कैटेगरी क्या हो गई, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्म बाय अ एंजाइम। इज इट क्लियर। एंजाइम का नेम कैसे डिसाइड हुआ था, किस सबस्ट्रेट को वो टारगेट कर रहा है उसके आगे एज लगा दिया, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम की कैटेगरी नेमिंग ऑफ एंजाइम इज डिपेंडेंट ऑन दैट। इसके बाद एंजाइम की नेमिंग के सिस्टम है, फॉरवर्ड लेटर, जैसे आईपैक सिस्टम तुम लोग देख रहे हो ना केमिस्ट्री में, आईपीसी नेम, उसी तरीके से एंजाइम की पूरी एक नेमिंग सिस्टम है। वो सब नहीं पढ़ना है अभी, आपको कैटेगरी वाइज ध्यान देना। तो जस्ट क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एक हो गया नेमिंग करना, एक हो गया क्लासिफाई करना। ठीक है, टैक्सोनॉमी में जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे, देन क्लासिफाई कर रहे थे, फिर नेमिंग कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कैसे देख सकते हैं, वो क्या रिएक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, वो सबस्ट्रेट के अंदर क्या चेंज हुआ, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. First enzyme name which is crystallized, आंसर करो। फर्स्ट एंजाइम क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आइसोलेट किया गया था। Most of these enzymes have been classified into different groups based on the types of reaction they catalyze. जिस तरीके के रिएक्शन को वो कैटेलाइज कर रहे हैं उस तरीके के टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया। Enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses. जैसे हम लोग फाइलम पढ़ रहे थे ना बेटा, फाइलम में हम चले गए, फिर फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास। ठीक है, मैमल्स में मैंने बताया कि अभी कुछ ऑर्डर और पढ़ने हैं, जब प्राइमेटा आपको पढ़ाना है वहां पे मैंने कुछ छोड़वा रखा है आपको पेज, तो मीन्स ऑर्डर में जा रहा है। तो क्लास ऑर्डर के बीच में अगर और उसका बाइफर्केशन हुआ है तो दैट इज सब क्लास। ठीक, उसी तरीके से एंजाइम की क्लासेस डिफाइन कर दी गई रिएक्शन के बेसिस पे, लेकिन हमें पता है हमें इसी रिएक्शन इसी क्लासिफिकेशन में हमें नंबर ऑफ एंजाइम को फिट करना है, तो उसको और ज्यादा उसकी प्रॉपर्टीज को देख के बाइफरकेट करते हैं। वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है तो वो किस तरीके का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से सब क्लासेस हैं, तो आपको बस एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है 6 क्लासेस में, एंड हर एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट सब क्लासेस प्रेजेंट है, एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर। ठीक है, नेमिंग सिस्टम में 4 डिजिट नंबर लिया जाता है, और बस यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन, इसके एक एक्स्ट्रा स्लाइड तुम लोग थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट अभी ये याद रखो कि टारगेट के साइड पे जो हम नेमिंग मतलब साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इट मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरीके के प्रोसेस कर रहे हैं, एंड डिहाइड्रोजिनेज मतलब इस कैटालिटिक रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इज इट क्लियर। इस क्लास को क्या बोला गया, एंजाइम्स विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स एस एंड एस डेज। एग्जांपल, एस और एस्टेज ऑक्सीडाइज्ड हुआ, एस ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो एस्टेज रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज या रिडक्टो ऑक्सीडेज रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कलेक्टिव। ठीक है, अब बताओ चलो कुछ क्वेश्चन। हाइड्रोजन का निकलना, H प्लस आयन का निकलना क्या है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीजन या रिडक्शन। ठीक है, H प्लस आयन का ऐड होना क्या है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है,
इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या है? केमिस्ट्री वाले सर से आज पूछ लेंगे क्या होता है। अभी जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये फिर मतलब फिर रटी हुई बात हो गई, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को थर्ड प्लेस दिया। थोड़ा सा पढ़ते वक्त ध्यान दिया करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सारी केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, घुमा रहे हैं सर पढ़ा रहे हैं तो हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से तो रिलेट कर पाए। ठीक है, पूछना। ट्रांसफेरेज क्या हो गया? किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सेप्ट द एच। हाइड्रोजन आयन का निकलना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंस मत लूज करो, अभी इतने अच्छे से बोल रहे हैं। तो H प्लस आयन का निकलना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो एक ग्रुप जो H प्लस आयन अपने आप में एक ग्रुप है ना बेटा, वो भी एक जगह रखता है, तो उसको ट्रांसफर करने के अलावा किसी और ग्रुप को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सारे एंजाइम किस में आ जाते हैं? ट्रांसफेरेज। उसके अलावा हाइड्रोजनेज, जैसे हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनवाया तो H प्लस आयन निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है वाटर में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। H प्लस आयन को निकाल रहे हैं तो वो ट्रांसफेरेज एंजाइम नहीं होगा, वो क्या होगा? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। Transferase enzyme catalyzing a transfer of a group G other than, ग्रुप को G से डिनोट किया, अदर देन द हाइड्रोजन। ये मार्क रखोगे, यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। क्लियर? एनसीईआरटी के एमसीक्यू में ये पॉइंट आ जाता है कि ट्रांसफरेंस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा। हाइड्रोजन को ट्रांसफर हो रहा है तो वो कौन सा एंजाइम होगा? ऑप्शन में दे देगा ट्रांसफरेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेज, क्योंकि हाइड्रो में भी वाटर वाटर से रिलेटेड, वहां पे भी हाइड्रोजन से कंफ्यूज कर जाओगे, और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सबसे पहले तो हाइड्रोलेज ही टिक करो। ठीक, तो ट्रांसफरेज एक्सेप्ट देन द हाइड्रोजन, अगर कोई भी साइड चेन कोई भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो उसको कलेक्टिवली हमने क्लासिफाई कर दिया ट्रांसफरेज में। बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, और अगेन ध्यान में ये रखो, ये एंजाइम ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है, एंजाइम ना अपना ग्रुप दे रहा है ना अपने को कोई ग्रुप अटैच कर रहा है, ठीक है, ना सबस्ट्रेट से ग्रुप लेगा ना अपने में से कोई भी मॉलिक्यूल या एटम देगा। क्लियर? तो एंजाइम जब भी ये रिएक्शन है, देखो एस एस के बीच में बात हो रही है, एस एस डैश, एस के पास एक ग्रुप है जो कि एस डैश ले लेगा, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, एस डैश और जी आपस में मिल गया और एस अलग हो गया। ऐसे नहीं नोट कर लेना कि एस प्लस एस डैश माइनस जी, ठीक है, समझ रहे हो, ये दिस इज बॉन्ड, अभी नोट कर लो वहां पेंसिल से, क्योंकि अभी बहुत चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ना है बेटा, तो कभी जो चीजें पता होती है ना, जैसे हम तो इसको ऐसे लिखा तो हम तो माइनस ही बोलेंगे या डैश ही बोलेंगे, तो ध्यान से एक एक चीज छोटी छोटी समझो। तो एस का ग्रुप ट्रांसफर होके एस डैश पे आया, इस एंजाइम को ये रिएक्शन क्या है? एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शन है। इस तरीके के रिएक्शन करने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे? ट्रांसफेरेज। दो सबस्ट्रेट के बीच में ग्रुप का ट्रांसफर होना, ठीक है, एक सबस्ट्रेट है वो रोटेशन कर सकता है, वो किसी मॉलिक्यूल को अपने अंदर से निकाल सकता है, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन्स कि एक सबस्ट्रेट ट्रांसफर कर रहा होगा, दूसरा सबस्ट्रेट वहां पे उस जो ट्रांसफर ग्रुप है उसको रिसीव करेगा, तो दैट इज ट्रांसफरेज एंजाइम। हाइड्रोलेज, सारे आपके जो बॉन्डिंग अभी तक पढ़ रखे हो, लाइसोसोम की बात बताई थी, लाइसोसोम कैसी एक्टिविटी कर रहा था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एक्टिविटी कर रहा है, पीएच ऑफ लाइसोसोम, पीएच ऑफ लाइसोसोम, कुछ तो बताओ, 1 से 7, 1 से 14 के बीच में कुछ तो बोलो, 14 बच्चे हो यहाँ पे, थोड़ा सा 14 तक कोई भी बोल जाओ, एक तो सही हो जाएगा उसमें, प्रोबेबिलिटी लगा लो। एसिडिक बेसिक कुछ तो याद होगा, कैसा रिएक्शन कर रहा था, क्या करता है, लाइसोसोम के टाइप्स पढ़ के ग्राफ बना के समरी भेज के हमको बंद कर दिया। फटाफट बताओ, खत्म करना है चैप्टर। लाइटिक एक्टिविटी कर रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहा है, एसिडिक पीएच था, pH 5, पन्ने पलटने से नहीं होंगी चीजें, ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी कर रहा है लाइसोसोम के अंदर, जो भी उसके पैकेट में प्रेजेंट एंजाइम है, किस पे एक्ट करेंगे? वो इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स पे, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम, मैंने बोला था ग्रुप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम,
जो कि कहां से सिक्रीट हुए थे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। उससे कौन सी वेसाइकल रिलीज हुई थी? सिक्रेटिंग वेसाइकल। सिक्रीट हो रहा है, एंजाइम पैक होके आया, तो कौन सा लाइसोसोम बना था? प्राइमरी लाइसोसोम। फैगोसाइटोसिस से एक वेसाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से आई थी, उसको लाइसोसोम ने बाइंड किया। क्या किया था उसको? डाइजेस्ट किया, क्योंकि उसमें इन्फेक्टेड पार्टिकल है, उसमें एंटीजन प्रेजेंट है। जस्ट सपोज एक केस हमने लिया, तो कौन सा लाइसोसोम बना? रेसिडुअल। ठीक है। और जो अपने इर्द गिर्द वाले सेल ऑर्गेनल्स को खा रहा था, वो लाइसोसोम क्या हो गया? ऑटोफेजी। फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है रेजिडुअल हो गया या ऑटोफेजी, जो डिस्ट्रॉय होने जाएगा वो किधर जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन से लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बाइंड कर जाएगी, और जो मटेरियल है वो रिलीज होकर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चला गया। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम याद आ रहा है? कुछ याद आता है तुम लोग को कि नहीं आता है? रटो रटो बेटा, रट के देखो कहाँ तक जाते हो। अभी मैंने तुम लोग को जो बोला, ये चीज ऐसी लगी ना कि पढ़ी हुई थी, और बहुत ही इजी है। क्या इसमें टफ है? मैं तुम्हें बताती हूँ तो मुझे तो ऐसा सेल पूरा विजुअलाइज हो गया। तुम लोग वो विजुअलाइजेशन क्रिएट नहीं कर पाते हो, इसलिए परेशान रहते हो, बार बार उसी में घूमोगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन ऑर्गेनल आते हैं? गोल्जी। और बोलो बोलो, डर क्यों रही हो? तुम लोग भी बोल सकते हो, ऑनलाइन वाले। ऐसा नहीं कि तुम्हें ध्यान नहीं दे रही हूँ मैं। केतकी और माल्या। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ऐसा सिस्टम जिसमें मेम्ब्रेन का इंटरचेंज हो रहा है, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। पहला क्या आ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाद में क्या है? लाइसोसोम, जो कि ट्रेवल करके टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगा। बीच में क्या है? गोल्जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनी हुई मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांजिशन वेसाइकल बना, वो ट्रांजिशन वेसाइकल आपस में फ्यूज किया, गोल्जी